हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट IQ प्लस क्लासेज। IQ प्लस क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट आवर साइंस सब्जेक्ट। आज से हम आपका साइंस का सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चे क्लास 6th में हैं और जिनका किसी भी वजह से सिलेबस मिस हो गया या ऑनलाइन क्लासेज में स्कूल्स के ऑनलाइन क्लासेज में मिस हो गया तो वो हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आपकी बुक का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। सो इस बुक में टोटल चैप्टर्स हैं 14। मैं वन बाय वन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा। सो आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ दिस बुक, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट, देखिए इन्वायरमेंट का मतलब होता है जिस भी परिस्थिति में हम काम करते हैं या रहते हैं उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, उसकी मतलब वातावरण वहाँ का कैसा है, एयर वाटर सनलाइट वहाँ पे कैसी है। सो ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि एक इन्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सो जो भी बच्चे इस चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहते हैं, प्लीज यदि आपके पास आपकी बुक है तो आपकी बुक को अपने साथ में लीजिए, और अगर नहीं है तो ईयरफोन लगा के या हेडफोन या किसी अकेले कमरे में जाइए और उसमें बैठकर देखिए चैप्टर को शुरू से एंड तक। सो इन्वायरमेंट का मतलब होता है किस कंडीशन में हम रहते हैं, किसी भी कंडीशन में जो एक लिविंग बीइंग रहता है उसकी सराउंडिंग्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। हम आमतौर पर देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी वैरायटी के पेड़ होते हैं और एनिमल्स होते हैं, पेड़ पौधे और एनिमल्स होते हैं। दे आर सिमिलर दे आर सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी, वो डिपेंड करता है कि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी होती हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है। जैसे हमारे हिमाचल में हिमाचली गोट मिलती है, और यहाँ पे हम देखेंगे प्लेन एरिया में, तो प्लेन एरिया में वो गोट्स नहीं दिखेंगे आपको। तो मतलब स्पेसिफिक ओरिजिन होता है उनका और स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही पाई जाती हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आइसोलेशन में कभी नहीं रहते, वो मतलब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और इसी इंटरडिपेंडेंसी के कारण या डिपेंडेंसी के कारण वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। सो हम इसमें देखेंगे, हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग्स में मेनली अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है दो तरह के ऑब्जेक्ट्स। पहले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट में दिखता है लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें क्या आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, हम भी जिसमें आते हैं, जिसमें सभी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, उसे हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। सो ये थे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमें दिखेगा होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम देखेंगे एयर वाटर सोइल लाइट टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स किस तरह है, क्योंकि एयर वाटर सोइल लिविंग नहीं है, इनमें कोई मतलब जान नहीं है इनमें कोई भी। सो ये होते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। बोथ बायोटिक एंड
abiotic components taken together constitute our environment. So जो भी हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं हमारा एनवायरनमेंट। सो आज का जो चैप्टर है आपका, इन्हीं दो कंपोनेंट्स के बेस पर हम डिटेल में इन दो कंपोनेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो आज मैं आपको इस चैप्टर का बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा फुल डिटेल में। ठीक है, आप बुक साथ में देखते रहिए। बायोटिक कंपोनेंट्स पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच कंप्राइजेज ऑफ लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स। इसमें क्या क्या आते हैं? ऑल प्लांट्स ऑन अर्थ, सभी जो पेड़ पौधे हमारी अर्थ पर हैं बायोटिक कंपोनेंट हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। सो ये जो दो हमारे बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स में सभी प्लांट्स आ जाते हैं और सभी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। सो ये हमारे क्या बनता है? इससे हमारा बायोटिक कंपोनेंट बनता है एनवायरनमेंट का। क्योंकि अगर हम देखें आमतौर पर हम प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, इन सभी लिविंग बीइंग से सराउंडिंग में मतलब घिरे हुए रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं, प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं, एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं, जिस पर हम डिपेंड भी करते हैं कई चीज़ों के। आगे मैं आपको वन बाय वन इसके बारे में फुल डिटेल में बता रहा हूँ। सो बायोटिक एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, all plants and animals including human form the biotic environment। बायोटिक एनवायरनमेंट में होता है कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स ह्यूमन बीइंग को मिला के, इसको हम कहते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट। मतलब बायो मतलब जीवित, एनवायरनमेंट मतलब हमारा पर्यावरण, मतलब जो जीव हैं, सभी जीवित जीव हैं, उसको हम बोलते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट। सो इसमें पहला क्या आता है? प्लांट्स प्रोड्यूसर्स। बायोटिक में फर्स्ट जो है प्लांट्स प्लांट्स, जिसे हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। सो प्लांट्स में एक कंपोनेंट होता है, आपने सुना होगा, क्लोरोफिल, जिसकी मदद से प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिससे ग्लूकोज जिसे बनाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक other organism we all know that plants like other organism need food। all green plants have the coloring matter। जो कलरिंग मैटर होता है, आपने देखा होगा प्लांट्स के लीव्स ग्रीन होते हैं। सो जो ग्रीन जो कलरिंग मैटर होता है वो किससे बना हो? उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? वो सन की रेज को एब्जॉर्ब करता है और जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वाटर ड्रॉपलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी हेल्प से अपने फूड बनाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। मतलब जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट है, सो इस पिगमेंट की हेल्प से प्लांट अपना फूड बनाएगा बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सो बायोटिक कंपोनेंट्स ये थे आपके प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रोप्स का मतलब फूड। सेल्फ फूड मतलब ये अपना जो फूड है खुद से प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं इनको प्रोड्यूसर्स। द ग्रीन प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। सो जो भी
ग्रीन प्लांट्स है जो भी अपना फूड फूड मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। सो ये अपना जो फूड है कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ये अपना फूड बनाते हैं खुद, जिसे जिसके कारण हम इन्हें ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं। जैसे इस फोटो में आपको देखने को मिले, इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये सन है, सन की लाइट जब प्लांट्स पर पड़ती है तो जो यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है एक, जो कि कलर होता है उसका ग्रीन, ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब लाइट प्लस वाटर प्लस एयर, इसकी हेल्प से क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स। सो नेक्स्ट जो है बायो कंपोनेंट है वो है एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, क्योंकि एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, मतलब प्लांट पर निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए। एनिमल्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, एनिमल्स जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, और जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, ये एक यहाँ पे एक एनिमल है और ये एक ह्यूमन बीइंग है। सो ये क्या कर रहे हैं, ये फीड कर रहे हैं, यहाँ पे ये फीड कर रहा है ग्रीन ग्रास पर, और ये यहाँ पे बनाना और एप्पल्स को फीड कर रहे हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स हैं जो, और अदर एनिमल्स हैं जो भी अपना फूड खुद नहीं बनाते और दूसरे जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स, मतलब वो कंज्यूम करते हैं जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसलिए हम कहते हैं उसको कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रोप्स। हेट्रो का मतलब हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रोप का मतलब फूड, जो कि मतलब अदर्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड सोर्स के लिए। सो ये थे हमारे एनिमल्स। नेक्स्ट जो है, एनिमल्स में भी अलग अलग तरह की कैटेगरी आ जाती है हेट्रोट्रोप्स में। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, एक मिनट, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स किसे कहते हैं, जो कि मतलब ग्रीन प्लांट्स और ग्रासेज है जैसे और फोडर है उनको कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। ऑल एनिमल्स फीड ऑन green plant either directly or indirectly. Animal like cattle and goat directly eat plants like grass and fodder. They are called primary consumer. जैसे कोई जैसे ये डियर है, फोटो में डियर है, ये अपना फूड कैसे कंज्यूम करेगा, ये अपना फूड कंज्यूम करेगा बाय ईटिंग ग्रास, बाय ईटिंग फोडर, जो भी इसको मिलेगा, जो भी मतलब ये कंज्यूम करेगा, जो भी अदर्स का फूड है जो कंज्यूम करेगा, उसे हम कहते हैं हर्बीवोर्स। और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पर फीड करते हैं, जैसे दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं और उन पर फीड करते हैं, जैसे टाइगर है, लायन है, एंड और अदर्स, दोज दोज एनिमल विच फीड ऑन हर्बीवोर्स, जो मतलब हरा चारा खाते हैं, उन एनिमल्स पर जो जिसका वो शिकार करते हैं और उनको खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब है जो कि मतलब जैसे यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, टाइगर है,
टाइगर एक कार्निवोर है, वो अपने फूड सोर्स के लिए, अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करता है? हर्बीवोर्स पर, जो कि ग्रीनरी मतलब ग्रीन ग्रास खाते हैं और फोडर खाते हैं। सो कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच हंट एंड ईट अदर हर्बीवोर्स। तो ये थे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। There are some animals which feed on both producers as well as primary consumers. Omnivores किसे कहते हैं? Omnivores कुछ अलग ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे फोटो में दिखाया गया यहाँ पे बियर। ये क्या करता है? इसकी फूडिंग हैबिट को अगर हम देखेंगे तो ये किसी अदर एनिमल्स को भी किल कर सकता है जो हर्बीवोर्स होते हैं, और एक कार्निवोर की भी तरह ये सो ये क्या है? सो जो बियर है वो एक हर्बीवोर भी है और कार्निवोर भी है। हर्बीवोर कैसे? मतलब ये ग्रास वगैरह भी खा सकता है, और कार्निवोर मतलब दूसरे एनिमल्स को भी किल कर सकता है। और हर्बीवोर कैसे है? ग्रास वगैरह का भी खा सकता है। मतलब हर्बीवोर्स वो एनिमल है जो मतलब दोनों एक कार्निवोर का भी रोल कर सकता है और हर्बीवोर्स भी हो सकता है। वो मतलब ग्रासेज वगैरह भी खा सकता है। सो नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा कि आमतौर पर फूड है जो जो गल जाता है या सड़ जाता है, तो उस पर एक अलग सी लेयर जम जाती है। वो लेयर मतलब मोल्ड भी हो सकता है या फंगस भी लग जाती है उस पर। तो फंगस क्या होती है? फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। फंगस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड है जो फूड लेता है। जैसे अगर फोटो में देखेंगे आप, यहाँ पे चेरीज हैं, और चेरीज पर आप ये वाइट वाइट देख रहे हो ना, ये है फंगस। ये फंगस जो चेरी सड़ गई है उसको अब कंज्यूम कर रही है अपने फूड सोर्स के लिए। इन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। In addition to producers and consumers, there are some animals which derive their food from decaying plants. Dead and decaying plants. Dead and decaying plants and animals. These they are called decomposers. Decomposers क्या होते हैं? जो कि अपना फूड फूड सोर्स को डिराइव करते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से। जो भी एनिमल्स मर गए हैं या डिके हो रहे हैं, मतलब सड़ रहे हैं, उनसे ये अपना जो फूड है मतलब भोजन है वो अपना डिराइव करते हैं, मतलब लेते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब ब्रेक करते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स को, डेड और डिकेइंग प्लांट्स को और एनिमल्स को इनटू मिनरल्स। जो डिकम्पोजर्स क्या काम करते हैं एक्चुअली में? जो भी इन्वायरमेंट, जो भी मतलब आप मान के चलिए कि अगर कोई एनिमल या प्लांट अगर डेड हो गया है और मतलब डीके हो रहा है उसका, तो उस पर ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं किसी भी तरह से, बाय एयर ड्रॉपलेट्स या किसी भी और तरीके से आ जाते हैं, और उन पर ये फीड करने लग जाते हैं। तो फीड करते टाइम वो क्या करते हैं? उनको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो मिनरल्स हैं वो फिर हमारे मिक्स हो जाते हैं सोइल के साथ, और वो एक साइकिल में चले जाते हैं, फिर प्लांट्स उनको यूज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। सो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स क्या होता है? जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म
फीड करते हैं। फीड करने के बाद मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो सोइल में मिक्स होके प्लांट्स के यूज के लिए दोबारा से अवेलेबल हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल्स। फंगस एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन। फंगस और बैक्टीरिया ऐसे दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारी डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। मतलब फंगस और बैक्टीरिया हमारी रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स में भी हेल्प करते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैंट बी सीन बाय नेक्ड आइज। हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं क्योंकि हम ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। Animals and birds like jackals, crows, vultures, and cats consume dead bodies of animals. आपने देखा होगा, अगर आप टीवी में भी देखा होगा या आसपास भी देखा होगा, अगर कोई जानवर वगैरह है तो मर गया है तो उस पर जो जैकल्स, क्राउज वगैरह, वल्चर्स वगैरह, गिद्ध वगैरह उसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं और उसको ईट करते हैं, अपना भोजन वहां से लेते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स और इनको हम इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी कहते हैं क्योंकि हम ये किस में हेल्प करते हैं, इन्वायरमेंट क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। सो हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ए जू कीपर वांट टू सेग्रीगेट द एनिमल लिस्टेड बिलो इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड। एक जू फीडर है जिसके पास ये सारे एनिमल्स हैं। अब वो इनको फूड ईटिंग हैबिट्स के बेस पर अलग करना चाहते हैं। तो आप इसमें लिखिए हर्बीवोर्स कौन कौन से हैं जो कि ग्रास और फोडर पर डिपेंड करते हैं अपना फूड सोर्स के लिए। कार्निवोर के कौन से होते हैं और ओमनिवोर्स को कौन से होते हैं, इस लिस्ट में से देख के आपको फिल करना है। नेक्स्ट जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। वी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लॉथ आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर दे। जो भी हमारे पास डिकम्पोजर्स हैं, अगर वो उसको डिग्रेड मतलब डिकम्पोज कर सकते हैं तो उस मटेरियल को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे एग्जांपल है पेपर एंड क्लॉथ। अगर हम पेपर और क्लॉथ को थोड़े दिन के लिए सोइल पिट बनाकर उसमें डग कर दें तो थोड़े दिन के बाद हम देखेंगे वहां पे पेपर और क्लॉथ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका बायोडिग्रेडेशन हो चुका होगा। बायोडिग्रेडेशन का बायो क्योंकि वो एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जिसको ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है there are materials which can be broken down into simpler substances by there are material which can't be broken। यहाँ पे आएगा can't be broken broken down into similar substances by microorganism। सो यहाँ पे हम देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस मटेरियल को डिकम्पोज नहीं कर सकता या डिग्रेड नहीं कर सकता उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम फॉइल,
अगर हम इसे सोइल में डाल देंगे या वैसे ही पड़ा रहने देंगे तो इसका डिग्रेडेशन मतलब डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक और जैसे अलग वो है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, उसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट नहीं करता, उसका फूड सोर्स नहीं है। सो हमें प्लास्टिक देखने को मिलता है कि एक्यूमुलेशन हो जाता है उसका सीवरेज सिस्टम में, और जिसके कारण ड्रेन्स होते हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, और जिससे सिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। और इसके कारण बर्निंग ऑफ प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है और इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है कहीं भी। जैसे आप अगर दिल्ली साइड जाओ तो आपको एक प्लास्टिक का पार्ट भी दिखेगा। सो ये थे हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। डिड यू नो? डू यू नो? कई जो सिटीज हैं उन्होंने अपना एक अलग सिस्टम बनाया है। उन्होंने क्या किया है, ब्लू ब्लू डस्टबिन्स और ग्रीन डस्टबिन इंट्रोड्यूस किए हैं। ब्लू और ग्रीन डस्टबिन्स, इसका क्या काम होता है? ब्लू डस्टबिन में वो क्या करते हैं, मतलब वो जो भी मटेरियल है उनको सेग्रीगेट करते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को। ब्लू में क्या डालते हैं वो, इन द ब्लू बीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इन द ब्लू बीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉयल, ग्लास, बैटरीज एक्सेट्रा आर डिस्पोज्ड ऑफ। ब्लू बीन्स में हम डालते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकता, और ग्रीन बीन्स में हम डालते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे वेजिटेबल वेस्ट है, जो किचन वेस्ट होता है, पेपर होता है, बचाव पेपर, क्लॉथ, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा आर डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये क्यों करते हैं हम, आपको पता चल गया, क्योंकि इन इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा ही है। आप सेपरेट कीजिए इन चीज़ों को भी, अगर आपको घर में भी ऐसा लगता है कि, तो आप कर सकते हैं ये। It is important for us to segregate biodegradable or non-biodegradable waste and dispose them in an environmental friendly way. So ये हम कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इनका दोबारा से रिसाइकल हो सकते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, प्लास्टिक का हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम उनको अलग से डस्टबिन में डालते हैं, जैसे हम ऊपर बताया था आपको। ब्लू डस्टबिन्स में हम डालते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ताकि तो इन्वायरमेंट में मतलब कुछ एक्यूमुलेट ना हो और कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी ना करे, जैसे सीवरेज ब्लॉकिंग हो जाती है प्लास्टिक की वजह से। इसीलिए हम अलग करके उसको रिसाइकल कर देते हैं, जैसे प्लास्टिक को रिसाइकल कर दिया जाता है प्लास्टिक बोतल्स में। सो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, जो हमारा किचन में निकलता है, हम उसकी कंपोस्ट मतलब खाद बना देते हैं, जो कि हमारा फील्ड में, फार्म्स में भी यूज होता है। The kitchen waste can be put in a pit dug in the garden, which is then covered with soil and dry leaves. This waste in the pit is acted upon by microorganisms and get converted into full useful compost. क्या करते हैं हम किचन वेस्ट में, क्या कर सकते हैं हम एक, जो भी हमारा गार्डन है उसमें एक पिट मतलब गड्ढा जो है वो खोद लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा किचन वेस्ट निकलता है, जो भी वेजिटेबल वेस्ट होता है, उसको वहाँ पर डग कर देंगे और उसके ऊपर सोइल कवर कर देंगे और ड्राई लीव्स
सो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ पर प्रेजेंट, वो उसको कन्वर्ट कर देंगे कंपोस्ट में, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर्स, वो कर देंगे इसको डिकम्पोज, और लास्ट में जो हमारे पास बचेगा वो ये कंपोस्ट होगी। सो कंपोस्ट का क्या क्या यूज होता है? कंपोस्ट यूज्ड फॉर हेल्दी प्लांट्स इन फील्ड्स एंड गार्डन्स। हम उसी कंपोस्ट को अपने गार्डन में भी रीयूज कर सकते हैं, और मतलब यूज कर सकते हैं, और फील्ड में भी उसका यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक, आपने देखा होगा ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उसमें भी उसका यूज होता है। इन अदर वर्ड, to hasten the process of compost making, a variety of earthworms called redworms can be mixed with the kitchen waste. So redworms होते हैं हमारे, रेडवर्म्स होते हैं, अगर हम उनको इस मिक्सचर के साथ, जो भी किचन वेस्ट होता है और अलग होता, किचन वेस्ट हमारा निकलता है, अगर हम कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस को, अगर हम इन प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं, जो कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस है अगर हम उसको फास्ट करना चाहते हैं, तो हम रेडवर्म्स होते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखेगा, ये पिक्चर्स है, इसमें हाथ में रेडवर्म्स हैं, मतलब लाल केचुए होते हैं। अगर हम इनको उस किचन वेस्ट में डाल दें तो हम कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, मतलब जल्दी होगा वो, और भी जल्दी। दे कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट वेरी फास्ट, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दे कन्वर्ट कंपोस्ट वेरी फास्ट, द प्रोसेस ऑफ forming compost with the help of various worms, usually earthworm, whiteworms and other earthworms, is known as vermicomposting. वर्मी क्या होता है? वर्मी कंपोस्टिंग एक मेथड होता है कंपोस्ट बनाने का, बाय द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स, वाइट वर्म्स एंड अदर अर्थ वर्म्स। सो जो भी ये केचुए होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, अगर हम इनको कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस में यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। Vermicompost is an excellent nutrient-rich organic fertilizer and soil conditioners. वर्मी कंपोस्ट जो हमें वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस के बाद जो हमें कंपोस्ट मिलती है हम उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, जो कि एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया होती है और न्यूट्रिएंट रिच होती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह हम उसे यूज कर सकते हैं अपने फील्ड में, और सोयल कंडीशनर के रूप में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। सो ये थे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स। चलिए मैं आपको एक बार शुरू से रिवाइज करवा देता हूँ। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो मतलब लिविंग बायोटिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स थे। ये बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होते हैं? जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उसे हम कहते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट में होते हैं प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, जो कि अपना जो फूड है खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें कौन सा पिगमेंट यूज होता है? मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल पिगमेंट। कलर कौन सा होता है इसका? ग्रीन। और हम इन्हें कहते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोप्स का मतलब फूड। सेल्फ फूड मतलब ये अपना फूड है जो खुद बनाते हैं। नेक्स्ट जो है बायोटिक एनवायरनमेंट में एनिमल्स, प्लांट्स हो गए हमारे जैसे प्रोड्यूसर्स हो गए, और उसके बाद आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स, बिकॉज एनिमल्स हैं जो अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है प्लांट्स पर, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं अपनी क्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते हैं फूड सोर्स के लिए। इसमें मैंने आपको बताया था हर्बीवोर्स क्या होते हैं। हर्बीवोर्स
are those animals which feed on plants like grass or fodder. Next जो है carnivores. Carnivores are those animals which hunt and eat other animals. Other herbivores. Herbivores जैसे कैटल है, गोट है और अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स और फॉडर ईटिंग एनिमल्स, उन पर जो उनका जो हंट मतलब शिकार करके उनको खाते हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स। नेक्स्ट जो है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि मतलब दो रोल प्ले करते हैं, मतलब दो रोल प्ले करते हैं एक टाइम में। वो हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं या कार्निवोर्स भी, मतलब या तो मतलब दोनों रोल प्ले करते हैं। मतलब वो वो क्या कर मतलब वो प्रोड्यूसर्स पर मतलब omnivores are those animals which feed on both producers as well as primary consumers. So omnivores जो एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोर्स पर भी फीड करते हैं और कार्निवोर्स पर भी फीड करते हैं। मतलब हर्बीवोर्स भी होते हैं वो और कार्निवोर्स भी होते हैं एक टाइम पर, जैसे कैट है और बियर मैंने आपको बताया था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसे हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मतलब हम नेक्ड आइज मतलब बिना माइक्रोस्कोप वगैरह के नहीं देख सकते, जैसे फंगस है और बैक्टीरिया है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, वो डेड और डिकेइंग मटेरियल पर फीड करते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पर फीड करते हैं अपने फूड के लिए। स्कैवेंजर्स होते हैं जो मतलब एनिमल्स मर चुके हैं, जैसे जैसे कि कोई एनिमल अगर डेथ हुई है उस पर आपको दिखेंगे गिद्ध मंडराते हुए, और जैसे क्रो है, जैकल्स है, इन सभी एनिमल्स को हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट मैंने बताया था बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं मतलब जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोज इजीली कर सकते हैं, जैसे पेपर है और क्लोथ है, किचन वेस्ट हो गया जो। सो इनका बायोडिग्रेडेशन बहुत आसान होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको इजीली डिकम्पोज कर सकता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल इसका अपोजिट होता है, मतलब जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक हो गया और एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपोस्ट क्या होती है, जो भी किचन वेस्ट होता है और किचन वेस्ट को अगर हम सॉइल पिट में डग कर दे और उस पर ड्राई लीव्स को अगर हम ड्राई लीव्स से अगर हम उसे कवर कर दे तो सो उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कन्वर्ट कर देंगे और उसको जो लास्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बचेगा उसको हम कहते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट का प्रोसेस अगर हमें फास्ट करना है तो हम किस चीज़ का यूज करेंगे, रेड वर्म्स का, रेड वर्म्स। और अगर हम कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस में रेड वर्म्स, वाइट वर्म्स और अदर अर्थ वर्म्स का यूज करते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आप IQ प्लस क्लासेज पर और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, साइंस है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। So thank you, share and subscribe IQ Plus classes.